ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूँ लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल। नाज़रीन, जिसपे मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इमिग्रेशन लॉ से मुतल्लक, फैमिली लॉ से मुतल्लक, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन या किसी भी मैटर से मुतल्लक आपको कोई कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए या डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आज कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलूँ। आज UKBA और होम ऑफिस की तरफ से एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट, जो चेंजेस आई हैं, वो उन्होंने लास्ट नाइट अनाउंस किया। आज से उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया कि जो लोग यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क, जिसको PSW बोलते हैं, उस वीज़े पे हैं, वो अलाउ थे कि वो यहाँ पे रहते हुए इन्वेस्टमेंट वीज़ा, जिनको Tier 1 बोलते हैं, उसके ऊपर वो स्विच कर सकते थे। लेकिन आज लास्ट डेट था। जिन लोगों के पास ये वीज़ा था, जिन्होंने आज अप्लाई कर दिया, फेयर इनफ, लेकिन कल के बाद कोई बंदा भी जो PSW पे है वो अपने आप को बिज़नेस वीज़े पे स्विच नहीं कर सकता। और भी काफ़ी सारी चेंजेस थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बिल्कुल इम्प्लीमेंट की है और इमीडिएटली इफेक्टिव कर दी है, वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी PSW पे हैं, जिन्होंने अप्लाई कर दिया फेयर इनफ, लेकिन जो अप्लाई नहीं कर सके, वो अनफॉर्चुनेटली उनके पास जो एक बहुत ओपन या एक बड़ी वाइड ऑप्शन थी कि यहाँ पे रहते हुए बिज़नेस वीज़ा एंटरप्रेन्योर, जो कि 50,000 पाउंड वाली रिक्वायरमेंट थी, उस पर स्विच कर सकते थे, लेकिन आज के बाद वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग, मेरा ख्याल, कोई वेट कर रहे थे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, कुछ चीज़ें जो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे ताकि वो अपनी एप्लीकेशन करें, लेकिन इमीडिएटली इफेक्ट से अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को इफेक्ट हुए हैं। लेकिन उनके पास जो दूसरी ऑप्शन कि वो स्टूडेंट जा सकते हैं या वो वर्क परमिट पे जा सकते हैं, वो स्टिल उनके पास हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली Tier 1 इन्वेस्टमेंट वीज़े वाला उनकी ऑप्शन जो है एंटरप्रेन्योर, वो उन्होंने स्टॉप कर दी है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। My question is जी फरमाइए। regarding the financial requirements. आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है, मुझे सुन नहीं रहा जी। When applying for spouse visa, there's one has to fill in the. थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करें प्लीज़, आवाज़ कम आ रही है जी आपकी। And now the Home Office has introduced a new provision that the calculation of savings have to be according to FM-SC, and FMSC came into operation in April 2014, but the application was made earlier than that. Is that correct, that the application which was submitted before that should be subordinate to the provisions of FMSC, which came into effect in April? I need your guidance. Thank you. Could you please repeat your question if you don't mind, because I think your volume was too low. If you can just repeat your question and please be loud, please. Question is, Mr. Gul. Yep. Yeah, the line is very poor. Yep. Go ahead, please. My question is regarding the financial requirements. When applying for spouse visa, one has to fill in Appendix 2. Right. Now, in Appendix 2, there is no such thing as calculating the savings. But what the embassies are doing now is applying FMSC, which requires calculation of the savings. But that provision came in April 2014. The application was made 3 months before that. Is the application subordinate to this April law, or it should not be done the other way? I need your guidance on that. Okay, much appreciated, my friend. I think you're trying to be ask me. I always saying to my clients, my viewer, go to the specific questions.
If you have made the application, the application was refused due to the specific rules, just you can ask me the question. I'm more than happy to advise you. But normally I think you're talking about the spouse visa threshold requirement. The law very clear. Law said whether you establish you are earning the amount which is the threshold is 18,600, or the other way you can apply for the saving. For the saving again is you have to be maintain or establish the money you are holding in your own account for more than 6 months. The certain amount is something 62,500. But if you are doing the business or doing the employment and if you have the shortfall of the threshold, then there is other formula. So you need to be find out the questions. I advise you, please, if you want, you can call me back and just ask the particular question what you want to ask. If you made the application was refused, definitely you will get the right of appeal. You can go and exercise your right of appeal. But if your application is pending with the Home Office, instead of I'm just challenging the rules, I'm just only can advise you what the law said. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ. जी फरमाइए. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं यासिर बात कर रहा हूँ बोल्टन से. तो मेरे पास 2 इयर्स का विजिट वीजा है. ठीक. तो मैं 6 मंथ यहाँ पे अगर रह के जाता हूँ तो कितनी देर बाद वापस आ सकता हूँ मैं? ठीक. फैमिली विजिट वीजा है मेरे पास. ठीक. जो लोग यहाँ पे फैमिली विजिट या उनके पास मल्टीपल विजिट वीज़ा होता है, लॉ के मुताबिक रूल्स ये कहते हैं कि आप यूके में एक सर्टन टाइम के लिए विजिट करने आते हो और उसके बाद अपने होम कंट्री में वापस चले जाते हो. लेकिन अगर आपके पास 2 साल का, साल का या 5 साल का, इवन 10 ईयर्स का आपके पास मल्टीपल वीज़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 6 मंथ गुजारें और उसके बाद 2 वीक के लिए अपने होम कंट्री में जाएं और दोबारा वापस आ जाएं. इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑल द टाइम यहाँ पे रहते हो और सिर्फ अपने होम कंट्री को विजिट करते हो, जो कि टोटली विजिट वीज़े की कंडीशन के ख़िलाफ़ है. नॉर्मली भी देखने में आया है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे 6 मंथ तक रह ले और उसके बाद विद इन 6 मंथ दोबारा आता है, तो सम टाइम वो आजकल पोर्ट पे, जो भी अगर आप बाहर आए हैं किसी पोर्ट पे भी आते हैं, तो वहाँ पे आजकल आपको स्टॉप कर रहे हैं कि आप लोग 6 मंथ पहले गुजार के गए हो, अब रीज़न दो कि क्यों वापस आए हो, कि आपने सिर्फ 4 महीने 6 महीने गुजारे फिर दोबारा आ गए. लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास मल्टीपल वीज़ा हो तो आप इन 1 ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कम 6 मंथ रह सकते हैं और उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाएं तो विद इन 6 मंथ आपको कंट्री लीव करना होगा. आपकी कॉल का शुक्रिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मुझे डिस्कशन लीव मिली थी 1 ईयर की, तकरीबन बच्चों के बिहार पर तकरीबन अब 1 साल की मिली थी. तो तकरीबन अब उसका डिसीजन हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया होम ऑफिस की तरफ से. जज ने मुझे अलाउड कर दिया था और हमने 3-4 दफा उनको रिमाइंडर भी भेजा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया. ठीक. थैंक यू वेरी मच. इस बात में नॉर्मली जब अपील अलाउ हो जाए तो वो तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर होम ऑफिस वाले आपको लेटर लिखते हैं कि पासपोर्ट सबमिट करें ताकि वीज़ा दे दें, या अगर उनके पास पासपोर्ट तो वीज़ा लगा देते हैं. लेकिन 1 साल हो गया अपील हुए, वेरी रेयर ये चांसेस होते हैं. आपको मेरी एडवाइस है कि आप अगेन लेटर लिखा था, लेटर लिखें, फ़ोन करें या फिर उनको एक थ्रेटनिंग लेटर अपने वकील को बोलें कि लिखें कि अगर आपने सर्टन टाइम के अंदर अप्लाई ना किया तो हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो अफेक्ट हो रहा है, उसके पास वीज़ा नहीं है, जॉब की प्रॉब्लम आ रही, बाकी ट्रैवल की प्रॉब्लम आ रही है, तो होपफुली वो जल्दी रिप्लाई कर देंगे. लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो फिर इस तरह के मैटर्स में आप होम ऑफिस को हाई कोर्ट में ले जा सकते हो, उसके उनके खिलाफ GR कर सकते हो ताकि उनको चैलेंज करो. अगर आप इमीडिएटली नहीं करते तो हम आपके खिलाफ कॉस्ट ऑर्डर करेंगे और बाकी चीज़ें क्लेम करेंगे. तो होपफुली वो फिर क्विकेस्ट उसको कंसिडर करते हैं. आपकी कॉल का शुक्रिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. जी फरमाइए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर मैं यहाँ पे 2012 में आया था. ठीक. एज ए स्टूडेंट. ठीक. फिर मैंने शादी यहाँ पे की थी, वो इस्लामी की निकाह किया था. ठीक. उसके बिहाफ पे मैंने अपना केस डाला था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने उसको छोड़ दिया था और उस केस को भी छोड़ दिया था. तो उसके बाद मैंने तकरीबन 6 महीने पहले जब वो शादी की थी को, ठीक है, वो भी इस्लाम की निकाह किया था. लेकिन मसला ये हुआ था उसके दौरान मुझे उन्होंने पकड़ लिया था और मुझे डिटेंशन में भेज दिया गया था. ठीक. और वहाँ पे मैं बेल के थ्रू पार आया हूँ
और उसके बाद मैंने एक वकील के थ्रू जुडिशियल रिव्यू में डाला था। ठीक है, इन्होंने मुझे वापस भेजने के लिए सब कुछ किया हुआ था, लेकिन बेल पे आया था। फिर जुडिशियल रिव्यू डाला था, तो जुडिशियल रिव्यू जब मैंने डाला सवाल क्या आपका के बाद जो वकील ने कहा कि तुम जो है वो फ्रेश एप्लीकेशन डाल लो। तो मेरे ख्याल में कोई फॉर्म है FILRM। ठीक है, अब आपका तो सवाल क्या है भाई? मेरा ख्याल आपको सारी फैक्ट बता, आप मुझे बताएं आपका सवाल क्या है अब आपका? मेरा सवाल ये है कि दे दूं, कुछ इसका फायदा मिलेगा या नहीं? ठीक, थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल, आप यूके के अंदर हैं, इस्लामिक मैरिज की बेस पे आपकी एप्लीकेशन एज स्पाउस कंसिडर नहीं होगी। आप सबसे पहला जो काम करें, आप अपनी शादी रजिस्टर करवानी होनी चाहिए। आप यहाँ यूके में जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जहाँ जहाँ पे भी, वहाँ पे जाके अपनी शादी रजिस्टर करवाएं और उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करें। आपके जो सोलिसिटर ने बिल्कुल आपको इसी एडवाइस किया, केस आपका पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जहाँ पे भी अपर ट्राइब्यूनल में, लेकिन उसके साथ साथ अपनी शादी करवाते हुए नया केस डाल दो, पुरानी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लो, क्योंकि जो GR में आपने केस डाला है उसमें कोई मेरिट्स मेरा ख्याल लगता है जो आपने बताया शायद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है कि आपको यहाँ पे शादी रजिस्टर करवाएं और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन अगर आपका निकाह होने के बाद आपका कोई इसमें से आपकी मिसिस जो आपका बेबी ड्यू है, प्रेग्नेंट है, या आपका कोई बेबी हो गया है, तो फिर येस ऑफ कोर्स आप फिर यहाँ पे अंडर फैमिली रूट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एज ए सिविल पार्टनर, लेकिन अदरवाइज़ आपको यहाँ पे शादी रजिस्टर करवाना होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ मिल्टन किंग से। जी अली साहब फरमाइए। जी मेरा एक सवाल है, तकरीबन 5 साल पहले मैंने असाइलम की थी, ठीक, तो अभी ये सितंबर को एक्सपायर होगा, तो अगस्त को मैंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है। ठीक, तो मेरा सवाल ये है सर जी, मुझे ये जो लाइसेंस यूके टेस्ट है ये देना पड़ेगा या नहीं? ठीक। जो लोग रिफ्यूजी स्टेटस से इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं उनको लाइफ इन यूके कंडीशन नहीं है। आप इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकते हो, ना आपको फ़ीस पे करनी पड़ रही है, ना आपको लाइफ इन यूके रिक्वायर्ड है एट दिस स्टेज। लेकिन क्या होगा कि जब उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप नेशनलिटी की अप्लाई करोगे तो आपको फिर लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा। इसलिए हम नॉर्मली किसी में कहते हैं क्लाइंट को कि अगर अभी भी कर लोगे तो इसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं है, इसलिए लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लो, B1 पास कर लो, ताकि आपकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन और उसके बाद ब्रिटिश नेशनलिटी की जो आपकी एप्लीकेशन होगी नेशनलाइजेशन की, वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। गुल साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास स्पाउस वीज़ा है और मेरी यूरोपियन वाइफ है और मैं सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक, तो मसला ये है कि आपको पता है कि उसके लिए 450 से ज़्यादा आप दिन से ऊपर आप बाहर नहीं, यूके से बाहर नहीं हो सकते। ठीक, तो अब मैं तकरीबन 650 और 700 दिन के करीब में बाहर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेडिकल हिस्ट्री ये रही है कि मुझे हेमोराइड्स का मैंने ऑपरेशन करा, उसके बाद मुझे किडनी रिमूव कराना पड़ी। ठीक, यहाँ NHS में मुझे आपको पता है लॉन्ग क्यू में पुट कर देते हैं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू गो बैक माय कंट्री, पाकिस्तान मुझे जाना पड़ा। ठीक, तो अब मैं यानी कि सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जो मेरी वाइफ है उसकी सिटीजनशिप हो चुकी है। ठीक, अब मेरे लिए बेहतर क्या है कि अगर उसकी हो चुकी है तो मैं 300 दिन की कैटेगरी में भी आता हूँ, 350 की में, तो क्या यहाँ मुझे किस तरह अप्लाई करना चाहिए? दूसरी बात यह कि जो मेडिकल जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही है, ऑपरेशन की सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, जी, तो ये सिटीजनशिप वाले जो कुछ कबूल करते हैं या नहीं करते, इसका प्लीज तफसील के साथ जवाब दे दें प्लीज। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, जो रूल्स होते हैं वो इंसान की नेचर के लिए बनाए गए हैं, और जो जितने भी इमिग्रेशन के रूल्स जहाँ पे ख़ास तौर पे ये सिटीजनशिप के लिए हैं, उन्हें बस एक सर्टन लिमिट्स रखी हैं कि आप लगे कि आप यूके में परमानेंटली सेटल्ड हैं और जो आपकी इंटेंशन है यूके को होम कंट्री कंसिडर करना है। इसलिए वो ये कहते हैं कि आप साल में 90 से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। लेकिन इसके आगे कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं कि अगर उसके बाद किसी रीज़न से आपने इनसे ज़्यादा टाइम बाहर गुजार लिया तो जो होम ऑफिस या केस वर्कर है वो उनको बिल्कुल कंसिडर करता है। आपके केस में दो के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें थोड़ा सा आपने एक्सीड कर लिया, लेकिन जो रीज़न है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि आपका किडनी का ऑपरेशन था या आपको रिमूव करनी थी या बाकी आपकी मेडिकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपको वहाँ पे ज़्यादा स्टे करना पड़ा।
आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन कर दें कि मेरा जो इंटेंशन है या मेरा जो फ्यूचर, मेरी लाइफ जो मैं यूके को अपना होम कंट्री कंसिडर करता हूँ, इसी में मैं अपने परमानेंट सेटल होना चाहता हूँ। लेकिन जो रीज़न थी मैंने जो लॉन्ग जो ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजारा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल की वजह से गुजारा है, तो बिल्कुल केस वर्कर आपके केस को कंसिडर करेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मैं लिपट पे नज़ीर बोल रहा हूँ। तो मैंने बच्चों का वीज़े अप्लाई किए थे इंडेफिनिट के लिए तकरीबन आज से 6 महीने पहले। ठीक। तो अभी तक उन्होंने हमें वो एक लेटर या वो क्या नाम है फिंगरप्रिंट वगैरह तो हो गए थे, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब सवाल नहीं मिला है कि ना पासपोर्ट आए हैं ना कि लेटर में कुछ लिखा है। तो सर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अभी आगे? आपकी एप्लीकेशन 6 माह से पेंडिंग है, कोई रिजल्ट नहीं है, ये पूछना चाहते हैं आप? जी मतलब है अभी तक हमें कोई मतलब एक जवाब आंसर नहीं उन्होंने दिया है। तो या तो वो पासपोर्ट हमें भेज देते वीजा लगा के या मतलब कुछ भी नहीं है। आपके फिंगरप्रिंट हो गए हैं? जी वो सब कुछ हो गया। हाँ ठीक है, वेट करें। काफ़ी सारे केसेस में बैकलॉग आ रहा है। अगर आपके नॉर्मली वो कहते हैं जब आपकी केस एप्लीकेशन डालते हो वो कहते हैं कि नॉर्मली 3 to 4 मंथ लगते हैं, लेकिन 6 मंथ तक आप अपने केस में वेट करें। आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, फिंगरप्रिंट होगा, ये काफ़ी सफिशिएंट प्रूफ है कि आपका केस कंसिडर हो रहा है या उनके पास पड़ा है। अगर 6 माह से ज़्यादा टाइम हो गया तो बिल्कुल आप उनको लेटर लिखें, बताएं क्या बन रहा है मेरे केस में। अगर कम है तो फिर वेट करें, सम हो कि आजकल बैकलॉग चल रहा है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, मेरा क्वेश्चन है, मेरे अजीज हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं। ठीक। जब उनकी शादी हुई थी उस वक्त उनके पास इंडेफिनिट लीव था। ठीक। तो उनकी बीवी आई तो 2 साल रह के वो वापस चली गई थी, यानी उनकी वालदा बीमार थी, उसका वीजा वहाँ एक्सपायर हो गया। ठीक। तो अब सूरत हाल ये है भाई वो डिसेबल, मेंटली डिसेबल है और डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं, वो काम नहीं कर सकते, वो थ्रेशोल्ड वो 18,600 वो पूरी नहीं कर सकते। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, वो अपनी बीवी को मंगवाना चाहते हैं? नॉर्मली लॉ के मुताबिक 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 कि आप एम्प्लॉयमेंट हो और अपनी जॉब करते हो और उसके बाद आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए अप्लाई करें, आप वेदर आप एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं किसी भी कैपेसिटी में। सेकंड ये है कि आपके पास सेविंग होनी चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप 6 मंथ की जो सेविंग है जो उन्होंने थ्रेशोल्ड दिया है 62,500 वो होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों में से अनफॉर्चुनेटली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो, कोई सारी चीज़ें हों, तो फिर उसके जो मेडिकल जो चीज़ों को उनको भी कंसिडर करते हैं। मेरी आपको एडवाइस है कि आप गो टू द सॉलिसिटर, किसी को मिलें, जाके तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करें ताकि वो आपके एप्लीकेशन में प्रॉपर तमाम डॉक्यूमेंट्स को साथ लगाते हुए अप्लाई करें और आपके फेवर में डिसीजन आ सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछा था, मैं 2007 में आया था यहाँ वक्त वीज़े पे, और वीज़ा मेरा किस वजह से कट ऑफ हो गया लास्ट ईयर। ठीक। मैंने FLO एप्लीकेशन डाली थी, वो भी रिफ्यूज हो गई। बच्चे मेरे साथ आए हैं, वो एक मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ है 5 साल का, 5 साल पहले। तो जो बेटे साथ मेरे आए हैं वो उनकी उम्र 6 साल उनको हो गए हैं यहाँ आए हुए। अब FLO एप्लीकेशन डाली थी, वो उन्होंने रिफ्यूज कर दी, साथ साथ ही अभी आपके हुए। तो फिर हम क्या वेट करें या नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं अभी से, या ठीक मूव कर देंगे हमें, या क्या उसका हो सकता है? हाँ जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए लॉ के मुताबिक तो ये है कि अगर आपने यहाँ पे 7 साल गुजार लिए बच्चों के साथ और बच्चों की एज 18 साल से कम है, या बच्चा जहाँ पैदा हुआ है और वो 7 साल का हो गया और तभी अपने 7 साल गुजार लिए, और इस सूरत में आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि आप लोग यहाँ पे इस सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गए हैं, और थर्ड ये है कि आप वापस जाके अपने होम कंट्री में सेटल नहीं हो सकते। ये 3 उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक। अब तीनों में से आपने 7 साल पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे टाइम गुजारा, वापस आप जाना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम अभी सिर्फ 6 ही हुए हैं, इसलिए आपने जो FLR डाली थी वो भी उन्होंने कंसिडर नहीं की। आइडियल तो हमेशा आपको कोई ना कोई होम ऑफिस के साथ एप्लीकेशन डालनी चाहिए। अगर ना डालो तो फिर कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे रिमूवल वाला इशू मसला आ सकता है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, आप उसको रिकन्सिडर अप्लाई कर सकते हैं।
आप अपने सोलिसिटर डिस्कस करें कि वो क्या आपको एडवाइस करता है, या गो टू द सोलिसिटर ताकि कोई जो केस डाला था उसको प्रॉपर कंसिडर नहीं किया गया, उसके लिए रिकन्सिडरेशन के लिए एप्लीकेशन की जा सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, टाइम हुआ ब्रेक का, सिर्फ 10 मिलते हैं वक्फे के बाद। कम बैक आउट द ब्रेक। नाजरीन, बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। मैंने पूछना सी भी ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। अच्छा जी। ਮੇਰੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਈ ਹੈ। ठीक। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਏ ਆ ਫਾਰਮ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ 3 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੈਟਰ, ਇਹ तमाम ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ डिसीजन दे सके। ਤੁਹਾਡੀ कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मैं आपसे जी आप थोड़ा सा ऊंची बोले या कंट्रोल से प्लीज आवाज़ थोड़ी सी ऊंची कर दें, मेरे को कम आवाज़ आ रही है। हेलो भाईजान, मैं आपसे ये मालूम करने से, मैं अपने फ्रेंड के बिहाफ से टेलीफोन कर रही हूँ। वो ब्रिटिश है, तो उन्होंने इलीगल से शादी करी है। 2 साल हो गए है ना शादी को, रजिस्टर शादी हुई है। तो अभी मैं ये आपसे मालूम करने से, उसका हस्बैंड लीगल है, तो उसके पास यूके का तो पासपोर्ट लाइसेंस है नहीं, उसके पास यूरोपियन लाइसेंस है। वो उस ट्रैफिक बोर्ड ने उसको पकड़ लिया। तो मैं आपसे ये पूछने से क्या हो सकता है, उसको अभी उन्होंने कोर्ट में बुलाया है, क्या उसके एप्लीकेशन पर असर पड़ सकता है? तो कोर्ट में उसको जाना है 2 वीक्स टाइम का, क्या उस पर हो सकता है? मैं इसका मैं बताना पूछना था आपसे से क्या हो सकता है इसका? उनके पास यूरोपियन लाइसेंस था कि नहीं? उनके पास यूरोपियन लाइसेंस था? उसके पास यूरोपियन लाइसेंस है, ये था। ये तो उन्होंने जब वो पुलिस वालों ने पकड़ा तो वो घबरा गया, उन्हें बताया नहीं उसको। ठीक ठीक है ना, उन्होंने लेटर इशू कर दिया है आपको। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे किसी भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे या किसी ब्रिटिश का डिपेंडेंट हो या उसके पास इंडेफिनिट या नेशनलिटी हो या ना हो, और उसके लिए ये कंडीशन है कि जब वो यूके में ड्राइव करे तो उसके पास तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं एज ए ड्राइवर की वो होनी चाहिए। उनमें 4 हैं। नंबर 1 कि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। नंबर 2 उसके पास जो गाड़ी की इंश्योरेंस, MOT या रोड टैक्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपका जो दोस्त है या फैमिली मेम्बर है, अगर उसको ड्राइविंग करते हुए पुलिस ने स्टॉप किया, बेशक वो स्पाउस वीज़े पे है या किसी भी लिमिटेड लीव पे है, उसकी लीव पे असर नहीं पड़ेगा एज़ फार एज़ वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दे। अगर वो घबरा गया था या उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था या यूरोपियन लाइसेंस था, यस, क्योंकि यूरोपियन लाइसेंस की बेस पे या जो इंटरनेशनल लाइसेंस है उसकी बेस पे भी आप यूके में ड्राइव कर सकते हैं एज़ फार एज एक सर्टन टाइम होता है जिसके अंदर आपने स्विच करना होता है दूसरे लाइसेंस के लिए। आपको उन्होंने हेयरिंग पे बुलाया, बिल्कुल तमाम डॉक्यूमेंट्स ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने बता दें कि जब मैं ड्राइव कर रहा था बिल्कुल मेरे पास लाइसेंस था, मैं घबरा गया, नहीं बता सका, ये मेरे पास लाइसेंस है, इसको चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। तो बिल्कुल अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
बेशक पहले उसने डिस्क्लोज़ किए थे, बताए थे, या वो घबरा गया, लेकिन अभी भी दिखाने से जो मजिस्ट्रेट होगा वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो जी कहता है कि मेरे पास यूरोपियन लाइसेंस था लेकिन अब वो एक्सपायर है, जो कि रीज़न्स हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली शायद वो उसको थोड़ा बहुत जो भी जिस लैक ऑफ डॉक्यूमेंट से जो उसको फ़ाइन बनता होगा या कॉशन होगा वो देंगे। लेकिन स्टिल किसी की लिमिटेड लीव पे फॉर इंडेफिनिट के लिए इस तरह की जो माइनर ऑफेंसेस हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर कोई डिसेप्शन हो या कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो या कोई और चीज़ हो फिर असर पड़ सकता है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सॉलिसिटर या कोई बैरिस्टर्स आपके साथ जा रहा है वहाँ पे उसको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और उससे एडवाइस लें, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा केस था सालम का। ठीक। वो सालम का रिफ्यूज हो गया, उसके बाद मेरा लेगसी में केस था। ठीक। लेगसी का केस भी उन्होंने अभी रिफ्यूज कर दिया, फिर वो रिव्यू में चले गए थे। ठीक। अभी जो है ना रिव्यू में भी उन्होंने केस जो है मेरा रिफ्यूज कर दिया, मगर अपील का भी मौका नहीं दिया या नहीं दिया? अब नहीं दिया। ठीक। तो अभी 90 डेज के बाद मेरे वकील ने उनको लेटर लिखा है, तो अभी ये जो है ना इस कोर्ट में जो गया, ये एक मिनट, ये आपका ट्रिब्यूनल है, कोर्ट में गए इमिग्रेशन एंड असाइलम में। तो बस ये पूछना था कि ये कोई और कोर्ट भी होता है जहाँ ये मेन कोर्ट है जहाँ से लेटर आया कि वो 9 डेज में वो मांग रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। उन्होंने केस डाला, अपील हुई और उसके बाद रिफ्यूज़ हो गया। आपने कोर्ट में रिफ्यूज़ हुआ, उन्होंने कहा नहीं आपको जब डिटर्मिनेशन आती है इमिग्रेशन जज की तो आपके पास 7 वर्किंग डेज़ होते हैं कि आप अपर ट्राइब्यूनल में जा सकते हो। उसको कहते हैं परमिशन टू अपील टू द अपर ट्राइब्यूनल। लेकिन अगर अपर ट्राइब्यूनल उसकी आपकी जो परमिशन है उसको रिफ्यूज़ कर दे तो फिर आपके पास अगेन राइट है कि आप अपर ट्राइब्यूनल में फॉर टू गेट द परमिशन के लिए आप जो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से भी रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर आपके पास कोर्ट ऑफ अपील है। इसलिए अगर आपको केस कोर्ट ने नहीं कंसिडर किया, राइट ऑफ अपील नहीं दिया, तो आपके पास फर्दर रेमेडीज़ हैं। आप फर्दर उसको अगेन हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अपने सोर्सेज से डिस्कस करें, बिल्कुल वो आपको प्रॉपर्ली एडवाइस करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने ये सवाल करना है, मेरी वाइफ के पास ना ये 3 साल का वीजा है, फिर 3 साल का, तो दिसंबर में ना वो मैंने इंडेफिनिट अप्लाई करनी है। तो जो वो इंग्लिश टेस्ट है वो लाजमी है क्योंकि वो तो आउटसाइड ऑफ द रूल ऑफ द इमिग्रेशन वीजा है ना। ठीक, जो लोग भी इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए लाइफ इन यूके एंड B1 दोनों मस्ट हैं। इसलिए जब उनके पास ये ड्यू हो रहा है कोर्स तो उनको लाइफ इन यूके भी पास करना होगा और B1 भी पास करना होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें मेरा और मेरी बेटी का था रेफ्यूजी स्टेटस 5 इयर्स का। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया था विद द रेगुलर कांटेक्ट ऑफ चिल्ड्रन इस बेस पे। तो उन्होंने मार्च 2012 में अप्लाई किया था। तो उसके साथ मेरे जो स्टेटस डॉक्यूमेंट्स थे मेरे और मेरी बेटी के वो हमने भेजे थे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को उन्होंने दे दिया था डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन, लेकिन वो जो स्टेटस डॉक्यूमेंट हमारे गए थे वो स्टिल अभी तक वापस नहीं आए। फिर मैं MP के पास भी गई थी, उनके थ्रू भी मैं लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि चूंकि आपके हस्बैंड का केस है तो आप वकील से बोलें। तो फिर वकील ने भी उनको लेटर भेजा कि वो डॉक्यूमेंट्स हमारे वापस करें, लेकिन अभी तक उन्होंने वापस नहीं किए। 2 ईयर से ज्यादा हो गए। तो क्या इस बारे में आप क्या राय देंगे? क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपके बच्चे से चाइल्ड कॉन्टैक्ट ऑर्डर अप्लाई किया और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उसने अपनी एप्लीकेशन के साथ हम उसको सबमिट किए, इसलिए वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन के साथ गए हैं क्योंकि आप उसकी पार्ट नहीं हैं या आप उसके साथ टीम नहीं थे, इसलिए आप किसी किस्म के डॉक्यूमेंट होम ऑफिस से क्लेम नहीं कर सकते। आप अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं कि वो अपने सोलिसिटर के पास जाए। अगर उसका सोलिसिटर होम ऑफिस का लेटर लिखेगा कि मैंने अप्लाई किया था ऑन द बिहाफ ऑफ दिस क्लाइंट और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए थे, आपने उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी स्टिल डिलीवर नहीं हुए, आप अपनी फ़ाइल चेक करें, मिसिंग है, आपने वो रिटर्न नहीं किए, तो वो सूटेबल होगा। अगर उसके वकील के लेटर फ़ोन कॉल्स के बावजूद वो कंसिडर नहीं करते तो आपके हस्बैंड को MP के पास जाना चाहिए कि मैंने केस अप्लाई किया था,
दो कि आप एक फैमिली हैं अब, लेकिन स्टिल क्योंकि सारी चीज़ें जो करती हैं वो बिलोंग करती हैं आपके हस्बैंड से, तो इसलिए उसको इसमें इनिशिएटिव लेना होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुल साहब ठीक है माशाल्लाह, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज माशाल्लाह, नजर ना लगे। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा गुल साहब, मेरे ना से। एक सवाल है कि मेरे बेटे ने 2010 में अप्लाई किया था एज ए स्पाउस वीजे के लिए। उस 2010 में आपको याद होगा कि वो पहले इजाजत लेनी पड़ती थी शादी की, तो अप्रूवल सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था होम ऑफिस ने, लेकिन मेरा बेटा ओवरस्टे था इधर, तो उन्होंने शादी की इजाजत दे दी। तो लड़की ब्रिटिश थी, उसकी शादी हो गई। शादी के फौरन बाद हमने उसका केस फाइल कर दिया, तो उन्होंने तकरीबन कुछ 6-7 महीने के बाद रिफ्यूज कर दिया कि आप पाकिस्तान वापस जाओ, आपको हम इधर वीजा नहीं दे रहे। ठीक। वो अपील का राइट भी नहीं दिया था, लेकिन हमने इंतजार किया। उसके बाद फिर हमने एक नया वीजा अप्लाई किया, तो उन्होंने फिर हमें ना लास्ट ईयर वीजा दे दिया 30 महीने का। ठीक। अब पूछना ये है कि अब वो नेक्स्ट जब उसकी एक्सटेंशन जाएगी, वो हम इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे या कि हमें दोबारा से वो फिर फर्दर लीव टू रिमेन देंगे? तो क्योंकि हमारा तो केस पुराना 2010 का था, हम उनके साथ रिलेटेड हैं, तो किस तरह हमारा ये केस चलेगा? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो आप जब होम ऑफिस को ये एप्लीकेशन करते हो कि मैं 2 के अंडर द इमिग्रेशन रूल्स नहीं आता, लेकिन आपके डिस्कशन पावर आप यूज़ करें, मुझे फेवर दें और मुझे वीज़ा दें, तो उसमें फिर ये कभी नहीं हो सकता कि मैं जब वक्त अप्लाई किया था आपने उस वक्त अपनी पावर क्यों यूज़ नहीं की। इसलिए जब 2010 में आपने अप्लाई किया या 11 में अप्लाई किया, उन्होंने आपका केस रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि जो लोग ब्रिटिश के डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करें उन पे कंडीशन है कि उनके पास वैलिड लीव होनी चाहिए यूके के अंदर। अब आपके बेटे के पास नहीं थी, उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, आप आराम से बैठ गए, फिर लॉ चेंज हुआ और आपने फैमिली रूट के तहत दोबारा एप्लीकेशन कर दी। अब जो भी जुलाई 2012 के बाद जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उसके पे जब भी होम ऑफिस अपनी पावर यूज़ करेगा या डिस्कशन देगा, या जो लोग अंडर द इमिग्रेशन रूल्स नहीं आते और उनको वीज़ा मिलेगा, तो उन्होंने कहा है कि उनको 2.5 साल के 4 एक्सटेंशन लेना होगी। इसलिए आपके बेटे को अब 30 मंथ का वीज़ा मिला है और अगेन इसको 3 दफ़ा एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और जब 10 साल फर्स्ट वीज़ा मिलने के 10 साल पूरे होंगे तो वो इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाइड करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब, मैंने अप्लाई किया था 2011 में, स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था। मेरी वाइफ यूरोपियन है। ठीक। तो अप्लाई किया, उसके बाद मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि तुम्हारी वाइफ काम नहीं करती, हालांकि उनकी प्रॉपर एवरीथिंग हमने दिया था, सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने शो की थी, तो और वो सेल्फ एम्प्लॉयड थी भी और वो काम भी कर रहे थे, लेकिन वो अपील पे चला गया। अपील मैंने विन कर ली 2013 जनवरी में, अपील विन हो गई है। फिर 2013 जनवरी में मैंने अपील की, तो उसके बाद वो लेटर आ रहा मुझे कि आपकी अपील विन हो गई है, तो आप वेट करें। 7 से 8 महीने के बाद 2013 मुझे यूके बेसिक लेटर आया, जिस पे कंफर्मेशन थी कि आपको ये फैमिली मेंबर राइट्स, अगर आप टीटी राइट्स यूज करते हैं तो। उसके बाद मुझे आज अभी तक मेरा वीजा कार्ड नहीं मिला या कोई वीजा नहीं मिला जो स्पाउस वीजा होता है। स्टिल मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। मैं उनको कॉल भी कर चुका हूँ काफी दफा। एक दफा उन्होंने कहा था कि वो भेज चुके हैं, हम दोबारा कॉल किए, दोबारा कहते हैं कि अभी आपका बना ही नहीं है, हम भेजेंगे। अभी दोबारा मैंने फोन किया है तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको एक लेटर भेजा है जिसमें आपकी वाइफ काम करती है या नहीं करती है, ड्यूटी राइट यूज कर रही है या नहीं कर रही, वो एम्प्लॉयर से अपना लेटर लिखवा के भेजेंगे। ठीक। तो अभी ये प्रॉब्लम आ रही है। अब सवाल क्या, वो काम नहीं करती है? काम भी करती हैं वो। हाँ, काम भी करती हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं। ठीक। काम भी करती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे ये लगता है कि जब आपको उन्होंने फॉर्म भेजा, आपको कार्ड भी भेजा, या मिसप्लेस हो गया आपके एंड से या उनके एंड से, अब आप उनको चेज अप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है। मिसेज आपकी काम करती हैं, दोनों बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स और अपने काम का और जो लेटर्स हैं करस्पॉन्डेंस लगा के एक प्रॉपर बंडल बना के भेज दो। बता दो कि जब से हमें वीज़ा मिला ये हमारी करस्पॉन्डेंस है, ये हमारे एड्रेस हैं, हम दोनों के पास लेटर्स हैं, कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वी लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, और इसके साथ साथ हमारे इस रिलेशनशिप से हमारे 2 बच्चे पैदा हो गए। ये आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट प्रूफ है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है।
जो सेकंड पार्ट है, अपने उसके एम्प्लॉयर से जो भी उसकी पे स्लिप्स हैं, लेटर ले लें, पे स्लिप ले लें, अगर पैसे उसके अकाउंट में आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट साथ लगा दें, और ये उसका कि शीज़ वो अपने जो यूरोपियन डायरेक्ट्स है उनको यहाँ पे एक्सेस कर रही है। इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं होगा। आप उनको सबमिट करें, होपफुली आपको वो वेरी सून आपको कार्ड दोबारा बना के भेज देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपने कोई एड्रेस चेंज ना किया हो या कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गई है। एनीवे डॉक्यूमेंट्स भेजें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, मेरी एक दोस्त है, उसने असाइलम किया था 2010 में, और उसको ना डिस्क्रिशनरी लीव ग्रांट कर दी गई है। तकरीबन 1.5 वीक हो गया, कार्ड नहीं अभी आए बायोमेट्रिक के, लेकिन वो आ जाएंगे होपफुली। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो ट्रैवल कर सकती है पाकिस्तान में? उसको 2.5 साल की वो लीव मिली हुई है, दिसंबर 2016 तक है। पहले आपने असाइलम क्लेम किया था कि मुझे पाकिस्तान से खतरा है, मेरी ज़िंदगी वहाँ पे नहीं होगी, तो मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती। जी असाइलम यही था जी, बिल्कुल यही था। तो अगर पाकिस्तान जाओगे तो वापस आएंगे, वो कहेंगे आपकी तो लाइफ ठीक ठाक है, वहाँ क्या वापस करने आए हो? तो फिर इसका मतलब है आपकी कॉल का शुक्रिया। जो लोग असाइलम करते हैं वो आप इसलिए तो आपने एक असाइलम क्लेम किया था और इतने बड़े प्रूफ दिए थे, सबूत दिया था, ओथ दिया था, स्टेटमेंट दी है कि हम मैं वापस जाऊँगी तो एक दिन जिंदा नहीं रह सकते, जाएंगे मार दिया जाएगा। और अब आपको वीज़ा मिला, 1 वीक हुआ, नेक्स्ट वीक आप पाकिस्तान जाएंगे या अपने होम कंट्री जाएंगे, तो इट मीन्स जो आपने क्लेम किया था वो जेन्युइन नहीं था, या इसका मतलब है कि आपने जो क्लेम किया था शायद उस वक्त ऐसे हालात होंगे, लेकिन अब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, अब आप वापस जाके अपने होम कंट्री में सेटल हो सकते हो। तो एयरपोर्ट पे कुछ भी दे कैन टेक एनी एक्शन। तो हम कभी भी आप नहीं एडवाइस करते कि अगर आपकी लाइफ को ख़तरा है तो फिर को आपको अपने जिस कंट्री से भी है तो वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है जी, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी कामरान साहब फरमाइए। पता करना कि हम यहाँ पे 3 भाई हैं जो कि सेटल्ड हैं यहाँ पे यूके में। ठीक, और थैंक यू जी। आपका सवाल क्या है? हेलो, मुझे लगता है कि शायद आपने दरमियान से आपकी कॉल कट गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे वाइफ की इंडेफिनिट जी आवाज़ बहुत कम आ रही है, इफ यू डोंट माइंड कुड यू प्लीज स्पीक अलाउड। हेलो, मैं आपसे मैंने अपनी वाइफ के लिए इंडेफिनिट अप्लाई किया था। ठीक, तो वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है इंडेफिनिट। उन्होंने रिमेन टू लीव दे दिया है, सॉरी लिमिटेड रिमेन टू लीव दे दिया है फॉर 2.5 years। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है कि आपकी जो इनकम है वो पूरी नहीं है, इनसफिशिएंट नहीं है। ठीक, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये करना था, क्या मैं दोबारा इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? और मेरी वाइफ पाकिस्तान जाना चाहिए तो वो कितने अर्से तक पाकिस्तान रह सकती है? आपने इंडेफिनिट अप्लाई किया था, उनकी आपकी इनकम पूरी होने की किस बेस पे आपने इंडेफिनिट अप्लाई किया था? जी सेकंड सॉरी, वो स्पाउस वीजे पे थी और आपने क्या किया था? जी वो स्पाउस वीजे पे थी और हमने इंडेफिनिट ILR अप्लाई किया था, इंडेफिनिट रिमेन टू लीव। शादी के बेस पे, वो शादी पे बेस पे आई थी। मैं भी ब्रिटिश हूँ और मेरी एक बेटी है 3 साल की, वो भी ब्रिटिश है। आप पे तो कोई कंडीशन नहीं थी इनकम की, क्या आप बेनिफिट ले रहे थे कोई? नहीं, बेनिफिट कोई नहीं था। ओके, अगर आप स्पाउस वीजे पे पुराने रूल पे थे तो आप पे इंडेफिनिट के लिए कंडीशन नहीं है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है एज फार एज के आप किसी किस्म के स्टेट पे बेनिफिट ना ले रहे हों। लेकिन मुझे पता नहीं, आपको एडवाइस होगी कि आप किसी को सोल्यूशन को मिलें, जाके दिखाएं कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल अगर आप यहाँ पे लिमिटेड लीव पे हैं या स्पाउस वीजे पे हैं तो आप 1 साल में 90 डेज अब्रॉड अपने होम कंट्री या किसी भी कंट्री में इस यूके से बाहर 90 डेज तक बाहर रह सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एज़ फार एज जो मुझे थोड़ा सा ये अलार्मिंग या कंसर्न है कि अगर आप लोग स्पाउस वीजे पे थे, 2 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई किया, तो वहाँ पे उस वक्त कोई थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। आप प्लीज़ गो टू द सोलिसिटर, डिस्कस करें ताकि कोई आपको कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अली साहब फरमाइए। सर मैंने अपने भाई का वीज़ा अप्लाई करना है जो कि पाकिस्तान में है, उनका स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है। मेरी भाभी यहाँ पर हैं, तो लेकिन मेरे भाई की पहले भी शादी हुई थी, डिवोर्स हो चुकी है और मेरे भाई की 2 बच्चियाँ हैं, एक 8 साल की और एक 6 साल की। ठीक।
अब आपसे पूछना ये है कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उनमें हाँ बिल्कुल करेंगे तो वो भाभी के जो वेज है उनकी वो 18,600 से तो ऊपर है, तो उन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी वेज कम है या क्या करें इस बारे में? बच्चे यहाँ पे हैं कि पाकिस्तान में हैं? भाई भी और भाई के बच्चे भी पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन जो नई शादी की है मेरे भाई ने वो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ पर हैं। और वो बच्चों को साथ लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पे कि नहीं? जी, वो बच्चों को साथ लेके यहाँ पे आना चाह रहे हैं? नहीं, बच्चों को साथ नहीं, वो अपने दादा के पास रह रहे हैं, वहीं स्कूल पढ़ रहे हैं, वहीं हैं वो। तो फिर सिर्फ मेंशन करना है उनको कि नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर उनको लाना पड़े तो बाद में जब मेरे भाई ब्रिटिश हो जाएं तो उसके बाद अगर उनको लाना पड़ा तो फिर उसके लिए भी ये सोचना है कि पहले मेंशन करें कि ना करें। ठीक, सबसे पहली बात तो लाइव है, वैसे भी किसी भी सूरत हाल में हमेशा हम कोशिश करते हैं क्लाइंट को एडवाइस करने की कि जो फैक्ट्स हैं उनको कभी हाइड ना करें। फैक्ट्स ये है कि आपके भाई की शादी हुई थी, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी सेपरेशन हो गई या उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है। आप जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको मेंशन करना चाहिए कि मेरी प्रीवियस मैरिज थी, उसका अगर वो उनकी सेपरेशन हुई है तो फिर उनका डिवोर्स सर्टिफिकेट होगा, वो लगा दें कि हमारा रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मैं इंटाइटल हूँ कि जो सेकंड शादी मैंने की है। अब क्योंकि वो सिर्फ अकेले अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जो आपकी भाभी हैं उनकी जो थ्रेशोल्ड इनकम है वो सिर्फ 18,600 पे सफिशेंट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ फॉर्म में वो डिस्क्लोज़ कर दें कि यस मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो मेरे पेरेंट्स के पास रहेंगे क्योंकि वो उनके गार्डियन हैं, वो उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन कर रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, मैं उनको अपने साथ लेके नहीं जा रहा, तो उनकी एप्लीकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात कि डिस्क्लोज़ करें या ना करें, बिल्कुल कभी किसी पे ये पूछे बगैर आपको ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको डिस्क्लोज़ करना चाहिए। ना डिस्क्लोज़ करने वाली बात कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इन्फॉर्मेशन तमाम दें, उस पर एप्लीकेशन असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अकेले आ रहे हैं, इनकम पूरी हो रही है, रिलेशनशिप है, अकोमोडेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरूक बोल रहा हूँ क्लासको से। जी मैंने पता करना था कि एक खातून है यहाँ जिसने ईसोल टेस्ट होता है गालबन नेशनलिटी के लिए, तो वो बैठी थी कोई 1.5 साल पहले, तो वो अब बता रहे हैं कि भी वो शायद बदल गया है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दोबारा को बैठना पड़ेगा। ठीक, तो वो अब कह रहे थे कि भी असल में वो ना ज़हनी तौर पर मरीज है और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों पर है कुछ सालों से, तो वो सोच रहे थे कि अगर डॉक्टर कोई खत वत कोई ऐसे दे दे तो वो एक्सेप्टेबल होगा एज एक्सक्यूज या उसको बैठना पड़ेगा ये टेस्ट। ठीक, लॉ ये कहता है कि अगर आप इंडेफिनिट की या नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करें तो आपको लाइफ इन यूके और आज के लॉ के मुताबिक B1 पास करना है, और आपको वो चेक करना होगा कि लेटेस्ट कौन सी रेगुलेट बॉडी हैं जिनके सर्टिफिकेट या जिन कॉलेजेस के जो एग्जामिनर को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि भी वो लिस्ट बनी हुई है। लेकिन अगर आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली उनकी मेंटली तौर पे ऐसी पोजीशन है कि उनको कोई उनकी मेमोरी शॉर्ट हो गई है, वो डिप्रेशन है, लोनली है, या उनको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा जा रही है, तो बिल्कुल आप डॉक्टर से लेटर लेके ले सकते हैं। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग अगर कैसी चीज़ हो तो एक्सेप्टेबल है, वरना नॉर्मली ये कि थोड़ी बहुत डिप्रेशन से या लोनली फील कर रही हैं ये सफिशिएंट नहीं होगा। डिपेंड करता है कि केस और किसको कैसे कंसिडर करता है। बहुत सारे केसेस में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की प्रॉपर एक अथेंटिक डिटेल्स रिपोर्ट हो कि किस बेस पे उसने ये रिपोर्ट बनाई, कैसे कैसे उसको एग्जामिन किया और किस बेस पे वो कह रहा है कि इनको याद रहना या इसको कुछ चीज़ें समझना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसलिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं एज़ फार आपके पास कोई अथेंटिक एविडेंस हो। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन्होंने हमें कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल ही ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे 8 to 9 PM ऑन द वीनस TV। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह।